हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं आज साइमन कमीशन। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था, जो 1919 का रोलर एक्ट था, उसमें क्या कहा गया था कि इसके पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगी कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। 1919 को जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, इसमें यह कहा गया था कि यह नियम इसमें कि 10 साल बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति करी जाएगी और इस बात की जांच करेगी जो अपन ने जो ये 1919 का अधिनियम लागू करा है, ये कहाँ तक व्यवहार में लागू हुआ है, कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति के 10 वर्ष बाद की जानी थी। इस आयोग की नियुक्ति के बाद 10 वर्ष बाद करी जानी थी, यानी 1929-30 में करी जानी थी, लेकिन आयोग की नियुक्ति के 10 वर्ष लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर दल की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा। और 11 दिसंबर को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को न नियुक्त किए जाने के कारण इसमें बहिष्कार का निर्णय लिया, क्योंकि ये साइमन के कमीशन जो गठित करा गया था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा था। उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इसके विरोध में लाहौर में बीमारी की हालत में भी लाला लाजपत राय आयोग का विरोध करने मतलब लाला लाजपत राय बीमार थे, फिर भी ये एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर जो इस आयोग का विरोध कर रही थी। इतने बर्बर तरीके से उन्हें पीटा कि कुछ दिन बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियां आपने बरसाई है, वह एक दिन आप ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन का कमीशन आयोग की नियुक्ति के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करेंगे जो कि भारत के सभी सदस्यों को मान्य। उन्होंने एक चुनौती रख दी लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों के सामने कि आप एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी भारतीयों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंसारी, जिसमें कुल करीब 29 दलों ने हिस्सा लिया था। जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन हुआ था, तो इसमें 29 दलों ने हिस्सा लिया था। इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि इसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की जाएगी। 11 मई 1928 को बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्य समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करता। 11 मई 1928 को बम्बई में सर्वदलीय जो सम्मेलन था, इसकी दूसरी बैठक हुई। इसके अध्यक्ष था किसने करी, मोतीलाल नेहरू ने, और एक 10 सदस्य समिति की स्थापना करी गई, जिसमें भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। उस समिति का क्या कार्य था कि वह भारत के संविधान के जो सिद्धांत होंगे उनका निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य थे, एक तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उनके अन्य सदस्य कौन कौन थे, सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MN जोशी, जयकर, MS अणे, सरदार मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी आदि। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को एक
वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को एक समय का, ब्रिटिश सरकार को क्या, एक वर्ष का समय दिया गया कि और चेतावनी दी गई यदि 1 वर्ष के भीतर रिपोर्ट में प्रस्तावित संविधान, जो उन्होंने संविधान बनाया, जो भी निर्णय लिए गए, अगर उनको स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। अब देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। जब इनकी 1 वर्ष की जो चुनौती दी गई थी, सीमा थी, वो खत्म हो गई थी, तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन आयोजन किया गया और कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त घोषित किया गया। सम्मेलन में अपना अध्यक्ष भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। सम्मेलन 1929 की आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भी भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फहराया था। 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने अपना झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा। और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 जनवरी 1930 को बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, 1929 के लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने अपने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन तत्कालीन वायसराय से वे अपनी न्यायोचित मांग को भी मनवा न सके और वायसराय इरविन के पक्ष में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूची मांग पत्र में प्रमुख मांगे इस प्रकार थी। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी, जो इस प्रकार है, देखते हैं। सेना का खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती करी जाए और राजनीतिक कैदियों की रिहाई करी जाए और रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर किया जाए। नमक पर सरकारी एकाधिकार तथा नमक कर को समाप्त किया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए और पूर्ण शराबबंदी व नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। लगान में 50% की कटौती की जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए। CID पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। विदेशी वस्त्र के आयात को नियंत्रित किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब देखते हैं, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा कि मैंने तो रोटी मांगी थी, मुझे पत्र मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। जब इरविन से 11 पत्र लिखा तो गांधी जी की 11 मांगे थी, तो इरविन ने ये मांगे नहीं मानी, तो इसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने क्या कहा था कि मैंने तो रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला है, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत करी थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च, इनमें से एक भी महिला नहीं थी, ये जो दांडी मार्च शुरू किया था इसमें एक भी महिला नहीं थी, शुरू किया गया। गांधी जी 240 मील यानी 385 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, यानी नवसारी जिला है गुजरात का, वहां पे पहुंचे। व 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर, जो कि गैर कानूनी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के
पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया और जून 1930 को कांग्रेस और उसके संबंध संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी के बाद अल्बास तैयबजी व आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। हमें ये पता होना चाहिए कि गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था और गांधी जी के बाद अल्बास तैयबजी को इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने पूरे जो गांधी जी के सहयोग से पूरे देश में फैल गया था। गांधी जी को यरवदा जेल में बंद करा गया। फिर इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? अल्बास तैयबजी इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। सरकार के दमन चक्र का सबसे भयानक रूप तो धरासना में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 25,000 स्वयंसेवकों को धरसाना गुजरात नामक कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व लोहे की मूठ वाली लाठी से पीटा गया। धरसाना गुजरात में जो कारखाना है उस पर धावा बोले 25,000 से स्वयंसेवक, तो उन्होंने क्या करा कि लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया। धरसाना का भयानक रूप उल्लेख करते अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के एक पत्रकार मिलर ने लिखा है कि संवाददाता के रूप में ने पिछले 18 वर्षों से असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों में मारकाट विद्रोह देखे, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस दौरान सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से तंजौर मार्च के, कल्पना के कालीकट से पेन्नार मार्च का नेतृत्व किया। उड़ीसा में भी गोप चौधरी ने एक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी की खान अब्दुल गफ्फार खां जो कि सीमांत गांधी के नाम से थे, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल पश्चिमोत्तर प्रांत सीमा प्रांत में इस आंदोलन को चलाया। ये जो लाल कुर्ती दल है पश्चिमोत्तर प्रांत में, इस आंदोलन को किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खां ने। और वहीं नागा क्षेत्र मणिपुर में इसका नेतृत्व एक 13 वर्षीय नागा लड़की गार्डिनेलू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रूढ़िवादी व कुलीन परिवार की हजारों स्त्रियों ने अपने घर की 4 दीवारी को लांघकर सड़क पर आ गई थी तथा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों को धरना दिया गया, साथ ही गिरफ्तार होकर जेल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कर न अदायगी का आंदोलन मुख्य रूप से बिहार में चलाया गया। जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय वायसराय इरविन ने गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने की पहल पर महात्मा गांधी को बातचीत करने के लिए आमंत्रित कर लिया और सरकार का लक्ष्य गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सरकार कांग्रेस को तैयार करना था। गांधी इरविन के बीच समझौते का माहौल बनाने में तेग बहादुर सप्रू व M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। ये ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका किसने किया था? उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्ष प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और इस समय सैमुअल होर थे। भारत के सचिव कौन थे? सैमुअल होर थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के 3 शासकों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, अलवर के शासक जय सिंह ने भी भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से राजस्थान के राजाओं ने कौन से राजाओं ने भाग लिया था? एक तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और अलवर के शासक जय सिंह ने भी भाग लिया था। यह प्रश्न मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला था, लेकिन किसी बच्चे ने इसका आंसर सही नहीं किया है। इसका आंसर होगा जो 4th ऑप्शन दिया है मैंने, आमेर के राजा भारमल। उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। मैंने वो ऑप्शन ऐसे ही बनाया था, तीनों ने तो भाग लिया था। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।